आज हम क्लास 10th के एक और चैप्टर के साथ हाजिर हैं। चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता, जिसको इंग्लिश में हेरिडिटी कहा जाता है। ये चैप्टर सीबीएसई टर्म 2 सिलेबस में है और सैम्पल पेपर के हिसाब से कम 9 नंबर का ये चैप्टर आ सकता है। तो चलिए इस चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहले आनुवंशिकता। देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण होता है उसे आनुवंशिकता कहते हैं। मतलब एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जो हैं काफ़ी हद तक अपने माता पिता जैसे दिखते हैं। तो माता पिता जैसे दिखते हैं तो जो गुणों का ट्रांसफ़र हुआ है माता पिता से और आपके अंदर, उस प्रक्रिया को हम आनुवंशिकता कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान के अंदर अलग अलग शाखाएं होती हैं, जैसे जिसमें केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं उसको केमिस्ट्री या फिर रसायन विज्ञान कहते हैं। जिसमें फिजिकल फिनोमिनन के बारे में पढ़ते हैं उसको भौतिकी या फिर फिजिक्स कहते हैं। उसी तरह से विज्ञान की वह ब्रांच जिसमें हम आनुवंशिकता के विभिन्न नियमों के बारे में पढ़ते हैं और आनुवंशिकता के बारे में पढ़ते हैं उसको आनुवंशिकी कहते हैं। जनन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिकृति बनाते वक्त कुछ त्रुटियां आ जाती है। इन्हीं त्रुटियों के कारण संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। अब देखिए, जो आनुवंशिकता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं गुण, तो उसके अंदर जनन प्रक्रिया का अहम रोल है। और जनन प्रक्रिया का पहला जो काम होता है, जैसा कि आप जानते हैं, वो होता है डीएनए का कॉपी बनाना। डीएनए का कॉपी बनेगा, उसके बाद एक जो कोशिका होती है वो विभिन्न कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। उसके बाद जनन को जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। तो जब डीएनए की कॉपी होती है या प्रतिकृति बनती है तो वो एग्जैक्ट नहीं बन पाती, उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाते हैं। उन एरर्स को हम हिंदी में त्रुटियां कहते हैं। कुछ एरर्स आ जाते हैं और इन्हीं की वजह से संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। अभी विभिन्नता क्या होती है इसको जान लेते हैं। विभिन्नता का अर्थ है संतति का एक दूसरे से पूर्ण रूप समान न होकर थोड़ा सा अलग होना। मतलब जो संतान होती है, जो संतति उत्पन्न होती है, वो एकदम से अपने पेरेंट्स जैसी नहीं होती। मतलब एकदम उन पेरेंट्स की फोटोकॉपी जैसी नहीं होती, जीरोक्स नहीं होती। उनके अंदर थोड़ा सा विभिन्नता आती है, वो थोड़े से अलग होते हैं। इसी चीज़ को हम विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता जो है वो लैंगिक जनन में ज़्यादा, क्योंकि इसमें दो जनक आनुवांशिक गुण आते हैं, दो जनकों से आनुवांशिक गुण आते हैं। लैंगिक जनन में दो पेरेंट होते हैं, नर मादा, माता पिता, ठीक है। तो उसके अंदर जो गुण है वो दो पेरेंट्स से आते हैं, तो उसके अंदर विभिन्नता ज़्यादा होती है। वही अलैंगिक जनन में त्रुटियां और विभिन्नता जो है वो कम होती है। हम अब इस त्रुटियों और विभिन्नता को समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए ये एक जीव है। यहाँ पर हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। एक जीव है, इस जीव की दो संतति उत्पन्न हुई। अब संतति उत्पन्न हुई तो वो उसकी कॉपी होती है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसा ये जीव दिख रहा है पेरेंट वाला, उसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया है संतति कोशिका, संतति जीवों में। ये थोड़ा सा बदलाव डीएनए की जो प्रतिकृति बनती है, कॉपी बनती है, उसमें जो एरर आता है उसकी वजह से ये बदलाव आते हैं। अब जैसे जैसे आगे वाली पीढ़ी आएगी, अब इन जो ये नीचे संतति कोशिकाएं थी, इनसे भी संतति उत्पन्न होगी और दूसरी वाली जो है उससे भी अगर संतति उत्पन्न हो, तो आप इसमें देखेंगे कि जो एरर्स हैं या जो त्रुटियां हैं या विभिन्नता हैं वो और ज़्यादा आ जाती है। इन विभिन्नता का कारण अगर आपसे पेपर में पूछे तो आप बताएंगे डीएनए प्रतिकृति या डीएनए कॉपी बनते वक्त जो एरर आ जाते हैं, जो त्रुटियां आ जाती हैं, उनकी वजह से विभिन्नता आती है। अब इसमें जो सबसे लास्ट वाला आपको दिख रहा है पीढ़ी, ये देखो, इसको कहा जाता है जनक। ये जो है ये कहलाएगी प्रथम पीढ़ी और ये कहलाएगी लास्ट में दूसरी पीढ़ी। तो आप देखेंगे कि जो सबसे लास्ट वाली पीढ़ी है उसके अंदर ज़्यादा जीवों में जो गुण दिखता है वो गुण पहले उत्पन्न होता है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर नीला रंग आपको सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा होगा इस वाली स्टेज पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नीला रंग है वो जो गुण है वो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है, और जो सबसे कम कोशिकाओं में या सबसे कम जीवों में देखने को मिलता है वो गुण लास्ट में उत्पन्न होता है। जैसे ये ब्लैक कलर का पार्ट है, ये केवल एक में है, तो ये लास्ट में या फिर नया गुण है ये। कई बार पेपर में एक ऐसा सवाल आ जाता है कि एक जनन प्रक्रिया के अंदर जो संतति कोशिकाएं हैं उसमें 60% कोशिकाओं में, मान लीजिए मैं इसी का उदाहरण दे देता हूँ कि नीला रंग पाया जाता है, और 10% कोशिकाओं में
काला रंग पाया जाता है और आपको बताना है कि कौन सा गुण पहले उत्पन्न हुआ या पुराना है और कौन सा गुण एकदम नवीनतम है। तो यहाँ पर जो गुण ज़्यादा होता है वो पुराना गुण होता है, पहले उत्पन्न होता है, और जो गुण नया होता है वो नया गुण होता है, वो बाद में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जवाब होगा कि नीला जो कलर है, जो 60% कोशिकाओं में पाया जा रहा है, वो पुराना है, पहले उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ये विभिन्नता के बारे में था। इसके बाद इस चैप्टर को आगे समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे, और ये परिभाषाएं हमें इस चैप्टर को समझने में काफ़ी हद तक मदद करेंगी। सबसे पहला है वंशागत लक्षण। जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें हम वंशागत लक्षण कहते हैं। मतलब वो गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं उनको हम वंशागत लक्षण कहते हैं, जो नहीं होते उनको नहीं कहते। उसके बाद आता है युग्मक कोशिका। आपने जनन वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा होगा। देखिए, वो कोशिकाएं जो जनन प्रक्रिया में भाग लेती हैं उनको युग्मक कोशिकाएं कहते हैं, और युग्मक कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या सामान्य कोशिका से आधी होती है। हम यहाँ पर एक पॉइंट बताएंगे कि जो नर जनन कोशिका है हमारे इंसानों के अंदर, मनुष्य के अंदर, नर युग्मक कोशिका को शुक्राणु कहा जाता है, मादा युग्मक कोशिका को अंडाणु कहा जाता है, और ये दोनों की दोनों कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी होती है। इसको समझेंगे अभी। इसके अलावा दूसरी कोशिकाएं होती हैं कायिक कोशिकाएं। कायिक मतलब शरीर की कोशिकाएं। युग्मक के अलावा जो बाकी शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनको हम कायिक कोशिकाएं कहते हैं, और इनमें गुणसूत्र की संख्या जो है वो समान होती है। अब इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, कायिक कोशिकाएं जो है हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो गुणसूत्र है उनकी संख्या है 46। वहीं जो युग्मक कोशिका है मतलब शुक्राणु और अंडाणु जो हैं उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 23 होती है। अब 23 जो है वो 46 का कितना है, 1/2 है, आधा है। इसीलिए हम कहते हैं कि युग्मक कोशिकाओं में आधी संख्या होती है गुणसूत्रों की, और कायिक जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर पूरी संख्या होती है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है विपर्यासी या फिर विकल्पी लक्षण। किसी जीव या पौधे द्वारा जो कुछ लक्षण दिखाए जाने वाले हैं या जो लक्षण दिखाए जाते हैं उन्हें हम विपर्यासी या फिर विकल्पी लक्षण कहते हैं। जैसे कि मटर का जो पौधा है उसके अंदर बहुत सारे गुण हो सकते हैं। मटर का पौधा लंबा हो सकता है, मटर का पौधा बौना हो सकता है, तो ये दोनों मिलके एक गुण बनाते हैं, यह है लंबाई का गुण। मटर का जो पौधा है उसका बीज गोल हो सकता है, उसका बीज झुर्रीदार हो सकता है, और ये दोनों भी एक ही गुण में आते हैं। और वहीं मटर का जो बीज है वो हरे रंग का हो सकता है या फिर पीले रंग का हो सकता है। तो ये जितने भी गुण हैं इनको हम विपर्यासी या फिर विकल्पी लक्षण कहते हैं। ये भी हमारे काम आएंगे। नेक्स्ट है इसके बाद संकरण। संकरण जब भिन्न लक्षणों वाले एक ही जाति के जीव या पौधों का निषेचन कराया जाता है तो इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। संकरण का अर्थ ये हुआ, अगर मैं मटर की बात करूं, क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे और उसके अंदर मटर के पौधे का बार बार जिक्र आएगा, तो हम हर जगह पर मटर के पौधे की ही बात करेंगे। तो मटर के जो पौधे हैं, एक ही जाति के पौधे मतलब मटर के पौधे, उनके जीव या फिर जैसे पौधे की बात हो रही है तो उनके बीच में अगर निषेचन कराया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम संकरण कहते हैं। अगर मैं दो मटर के पौधे के बीच में एक का नर हिस्सा दूसरे का मादा हिस्सा लेके उनका अगर निषेचन करा दूं तो उसको हम संकरण कहते हैं। इस चीज़ को हम समझेंगे एक डायग्राम से। उसके बाद संकरण दो प्रकार का होता है, एकल संकरण और द्विसंकरण। एकल संकरण का अर्थ होता है जब हम एक विकल्पी लक्षण, जब हमने अभी थोड़ी देर पहले लक्षण पढ़े थे, जैसे लंबाई का लक्षण पढ़ा हमने हमने जो बीज का गोल बीज और झुर्रीदार बीज वाला लक्षण पढ़ा, ठीक है, हरे बीज और पीले बीज वाला जो लक्षण पढ़ा। तो जब हम एक ही लक्षण की स्टडी करते हैं, केवल एक ही लक्षण का अध्ययन करने के लिए अगर हम संकरण कराते हैं तो उसको एकल संकरण कहा जाता है। जैसे अगर सिर्फ लंबाई का अध्ययन करना हो और उस पर्पज से मैं संकरण कराऊं तो ये कहलाएगा एकल संकरण। ठीक है। वहीं दूसरी ओर अगर दो गुणों को एक साथ लेकर दो गुणों की स्टडी करने के लिए हम अगर संकरण कराते हैं तो उसको द्विसंकरण कहा जाता है। जैसे कि मैं गोल झुर्रीदार वाला एक हो गया, पीले और हरे मटर वाला दूसरा हो गया। तो यहाँ पर जब दो गुणों का स्टडी करूँगा तो उसको द्विसंकरण कहा जाता है। इसके बाद आता है प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी को F1 वर्ड से डिनोट करते हैं। दो पौधों के संकरण द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं उन्हें हम प्रथम पीढ़ी कहते हैं। वहीं जब उनका दोबारा से उनको
उनका स्वपरागण किया जाता है प्रथम पीढ़ी का, तो वहाँ पर हमें दूसरी पीढ़ी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद दो परिभाषाएं और है हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर की। जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब बनता है इसका जीन का प्रकार। देखिए किसी भी पीढ़ी के पौधे में एक लक्षण जो होता है, जैसे मान लो मैं कहूँ कि जो लंबाई का लक्षण है उसके दो अलील या फिर जीन के जोड़े पाए जाते हैं, दो अलील या फिर जीन के जोड़े पाए जाते हैं, इसे हम जीनोटाइप कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लंबा पौधा है और एक मेरे पास छोटा पौधा है, तो जो लंबाई वाला पौधा है अगर वो शुद्ध पौधा है, मतलब उसमें बाकी कोई मिलावट नहीं है, तो उसके अंदर जो जीन मिलेंगे वो दो जीन मिलते हैं या जीन का जोड़ा मिलता है, इनको हम अलील कहते हैं, बड़ा टी और बड़ा टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी। वहीं जो छोटे पौधे हैं, बोनेट पौधे, उनके अंदर दो छोटे टी होते हैं। तो ये जो हम लेटर्स यूज़ करते हैं इंग्लिश के, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, इनको कहा जाता है जीनोटाइप। और हर एक पौधे में या हर एक जो भी जीव हैं उनके अंदर एक गुण के लिए कम से कम दो जीन मिलते हैं, मतलब दो अलील पाए जाते हैं, इनको अलील भी कहा जाता है। वहीं फिनोटाइप का मतलब होता है दिखाई देने वाला लक्षण। जैसे कि अभी हमने बताया था कि एक लंबा पौधा है, एक छोटा पौधा है, इसके अंदर जीन है दो बड़े टी, इसके अंदर जीन है दो छोटे टी, लेकिन ये पौधा कैसा दिख रहा है, ये पौधा दिख रहा है लंबा और ये पौधा दिख रहा है छोटा, या फिर मैं कहूँ बोना। तो ये जो दिखाई देने वाला जो गुण है इसको हम कहते हैं फिनोटाइप। मतलब पहला पौधा जो है इसका फिनोटाइप होगा लंबा और जो दूसरा पौधा है उसका फिनोटाइप होगा बोना। ठीक है, और जो इंग्लिश के लेटर्स से हम दिखाते हैं, कैपिटल और स्मॉल से, इनको हम जीनोटाइप कहते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमारे पास ये दो पौधे हैं, आपको दिख रहा होगा पहला पौधा छोटा है, दूसरा पौधा पहला पौधा लंबा है, दूसरा पौधा छोटा है। तो इनका जीनोटाइप जो नीचे दिखाया हुआ है आपको, पहले पौधे का जीनोटाइप ये दोनों हो सकते हैं और दूसरे वाले का ये हो सकता है जीनोटाइप। अब ये दोनों क्यों हो सकते हैं वो हम अभी बताएंगे आगे जब मेंडल के नियम पढ़ेंगे। वहीं दूसरी ओर इनका फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब जो दिखता है वो है, जो पहला पौधा है वो लंबा दिख रहा है तो उसका फिनोटाइप होगा लंबा और दूसरे वाले का होगा बोना। ठीक है, ये सारी हमारे पास डेफिनेशंस थी। अब इन्हीं डेफिनेशंस को हम एक एक करके समझते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास दो पौधे हैं जिनका जीनोटाइप दे रखा है, जिनका फिनोटाइप भी दे रखा है। मतलब एक पौधा लंबा है और दूसरा पौधा बोना है। लंबे वाले पौधे का जो जीनोटाइप है वो दो बड़े टी हैं और छोटे वाले का दो छोटे टी हैं। अब जब इनको क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस का मतलब मान लीजिए पहले लंबे वाले पौधे का नर भाग ले लिया और जो छोटे वाला पौधा है उसका मादा भाग ले लिया और उनका आपस में निषेचन करा दिया गया, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संकरण। ये जो प्रक्रिया है कि एक पौधे का नर हिस्सा ले लिया, दूसरे पौधे का मादा हिस्सा ले लिया और उनको आपस में मिला दिया गया, निषेचन करा दिया गया, इस प्रक्रिया को हम संकरण कहते हैं। और संकरण करने के बाद जो हमें पहले पौधे मिलते हैं, पहले जो संतति पौधे मिलते हैं, उनको हम कहते हैं पहली पीढ़ी, जिसको हम F1 से दिखाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर मैं फिर इन F1 वाले पौधों को आपस में मिलाऊं, मतलब जो F1 वाले लंबे पौधे हैं उनका अगर नर और मादा वाला हिस्सा आपस में मिलाऊं, तो ये हमारे पास जो है द्वितीय पीढ़ी, मतलब दूसरी पीढ़ी मिलती है, जिसको हम कहते हैं F2 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या क्या चीज़ें क्लियर हो गई हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने संकरण करवाया, ये हमारी पहली पीढ़ी है। फिर हमने दो पौधों का स्वपरागण कराया, मतलब आपस में, और हमारे पास फिर दूसरी पीढ़ी मिल गई। और यहाँ पर हम केवल एक ही गुण को स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एकल संकरण। जहाँ पे हम दो गुणों को स्टडी करेंगे वहाँ पर हम उसको कहेंगे द्विसंकरण। इसके बाद आते हैं, अगर आपने ये सारे डेफिनेशन समझ ली है तो इसके बाद आते हैं मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। अब देखिए सर ग्रेगर मेंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मटर के पौधे के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ये स्टडी करने के लिए कि जो गुणों का ट्रांसफ़र होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणों का ट्रांसफ़र होता है वो किस तरह से होता है। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उनके आधार पे उन्होंने हमको 3 नियम दिए थे। ये तीनों नियम हमारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और समझने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला नियम कहलाता है प्रभाविकता का नियम, इंग्लिश में इसको कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए हमने देखा
कि जो हमारी दूसरी पीढ़ी के पौधे थे उसके अंदर 4 पौधे तैयार हुए हैं, जिसमें एक पौधा जो है वो बोना था और बाकी के जो 3 पौधे हैं वो लंबे पौधे थे। अब जो लंबे पौधे हैं उनका अगर आप जीनोटाइप देखें, जो इंग्लिश के लेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं कैपिटल और स्मॉल, उस पे अगर नज़र डालें तो पहले वाले पौधे के लिए 2 बड़े टी हैं कैपिटल टी, दूसरे वाले के लिए एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, और तीसरे वाले के लिए भी एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, और लास्ट वाले के लिए दोनों टी छोटे हैं। अब यहाँ से एक चीज़ आप कंक्लूड कर सकते हो, आप देखोगे कि बड़ा टी जो है वो एक अकेला है तब भी पौधा लंबा दिख रहा है, बल्कि छोटा टी साथ में अकेला है तो उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है। वहीं छोटे टी का प्रभाव केवल तब दिख रहा है जब दोनों ही टी छोटे हों। इसका अर्थ ये हुआ कि बड़े टी और छोटे टी के अंदर ये जो बड़ा टी है इसका प्रभाव ज़्यादा है, इसका प्रभाव ज़्यादा है, और जो छोटा टी है उसका प्रभाव कम है। तो जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है उसको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जिसका प्रभाव कम होता है उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इस चीज़ को समझते हैं कुछ पॉइंट से। देखिए, इस उदाहरण में लंबापन या कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है और जो बोनापन जो छोटा टी है वो एक अप्रभावी लक्षण है। ये बता दिया आपको। प्रभावी लक्षण का एक अलील काफ़ी है उस लक्षण को स्थूल बनाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बड़े टी और छोटे टी की बात करूं तो एक बड़ा टी काफ़ी है उस पौधे को लंबा दिखाने के लिए, और अगर उस पौधे को छोटा दिखाना है या बोना दिखाना है तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, छोटे टी होने चाहिए दोनों। ठीक है, ये आगे आएगा। अप्रभावी लक्षण तभी दिखेगा जब दोनों अलील अप्रभावी हों। यहाँ पर आपको जो बड़े टी दिखाई दे रहे हैं, अगर एक सिंगल बड़ा टी है तब भी पौधा लंबा है, और जब दोनों ही टी छोटे हैं तो पौधा छोटा हो जाएगा। तो ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर प्रभाविकता का नियम। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा नियम है वो है विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। विसंयोजन का अर्थ होता है जो अलील हैं उनका वियोजित होना और वापस दोबारा से संयोजन होना। इस चीज़ को समझ लेते हैं एक बार। देखिए, विसंयोजन का नियम पढ़ने के लिए हम फिर से पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की स्टडी करेंगे। होता क्या है, यहाँ पर देखिए जो जनक पौधे हैं उनके अंदर एक कैपिटल टी है और एक छोटा टी है। दूसरी तरफ दूसरे पौधे के पास भी एक कैपिटल टी है और एक छोटा टी है। और जो संतति जो पौधे हैं उनके पास भी केवल 2 ही अलील हैं, मतलब जीन के केवल 2 ही जोड़े हैं। अगर ये दोनों के दोनों पहले वाले से आ जाते और ये दोनों दूसरे से आ जाते तो संतान के अंदर जो अलील होता वो कुछ इस तरह का दिखता। मतलब टोटल कितने अलील हो जाते, 4। लेकिन हम देख रहे हैं कि संतान के अंदर केवल कितने अलील हैं, 2 ही अलील हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 अलील हैं ये वाले, ये 2 के 2 आगे नहीं बढ़ते, इनमें से कोई एक आगे बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये अलील है और एक ये अलील है, 2 अलग अलग पौधे हैं, मैंने इनको आपस में क्रॉस कराया तो ये दोनों के दोनों टी आगे नहीं जाएंगे, ना ही ये दोनों टी आगे जाएंगे। इसमें से कोई एक जो टी है वो आगे बढ़ेगा। मान लीजिए इसमें से कैपिटल टी आगे गया तो इसमें से भी कैपिटल टी आ सकता है। क्या बन जाएगा, दोनों कैपिटल। पहले वाले से कैपिटल टी आया, दूसरे वाले से छोटा भी आ सकता है, तो क्या बन गया, एक बड़ा एक छोटा। अब पहले वाले से छोटा टी, दूसरे वाले से बड़ा टी, ये भी संभावना है। और पहले वाले से छोटा टी और दूसरे वाले से भी छोटा टी, ये भी संभावना है। ये चारों आगे नहीं बढ़ते हैं, इन दोनों में से कोई एक गुण आगे जाएगा, इन दोनों में से कोई एक गुण आगे जाएगा। और जो संतति है उसके अंदर आप ये पॉसिबिलिटी पाएंगे, या तो दोनों बड़े टी, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, और या फिर दोनों छोटे। इस तरह का जो गुण है, ये जो गुण है इसको कहा जाता है विसंयोजन का नियम। किसी भी पौधे में एक लक्षण के अलील का युग्म पाया जाता है, मतलब अलील का जोड़ा पाया जाता है, जीन का जोड़ा कह लीजिए। परंतु जनन की प्रक्रिया में यह युग्म वियोजित हो जाता है। वियोजित का मतलब है इसके 2 भाग हो जाते हैं, दोनों में से कोई एक हिस्सा आगे बढ़ेगा। और निषेचन की प्रक्रिया में दोनों युग्मक मिलकर फिर से संयोजित होकर युग्म बना देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कहलाता है विसंयोजन का नियम।
इसके बाद आता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। अभी तक जो हमने दो गुण पढ़े हैं, ये दोनों के दोनों गुण जो है वो एकल संकरण के थे, मतलब एक ही गुण को एक बार स्टडी किया और उसके बारे में था। अब ये जो गुण है इसके अंदर दो गुणों को एक साथ स्टडी किया जाएगा। जैसे हमारे पास ये दो बीज है जो आपको दिख रहे हैं, इसमें पहले वाला बीज जो है वो गोल है और हरा है, मतलब गोलपन और हरा बीज, ये दो गुण हो गए। वहीं जो दूसरा बीज है वो झुर्रीदार है और पीले बीज हैं, तो ये भी दो गुण हो गए। जब हम दो गुणों को एक साथ स्टडी करते हैं तो उसको हम द्विसंकरण कहते हैं। जब इनका क्रॉस कराया जाता है तो हमारे पास जो पहली पीढ़ी आती है उसके अंदर हमें पीले रंग के गोल बीज प्राप्त होते हैं। ये जो बीज हमें दिख रहा है ये पीले रंग का गोल बीज है। इसका जो जीनोटाइप है वो होगा कैपिटल आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। जो द्विसंकरण होते हैं उसके अंदर जो इंग्लिश के लेटर्स इस्तेमाल होते हैं वो 4 लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, और जब एक गुण की स्टडी करते हैं तो केवल 2 लेटर्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने पीछे वाले में पढ़ा था, पीछे वाले में हम सिर्फ यही चीज़ें देख रहे थे बस, या तो बड़े टी छोटे टी या दोनों छोटे टी, मतलब एक गुण के लिए 2 थे। यहाँ पर भी एक गुण के लिए 2 ही हैं, लेकिन 2 गुण एक साथ अगर स्टडी करेंगे, मैं इसी लंबे पौधे के साथ अगर मैं येलो कलर भी स्टडी करना स्टार्ट कर दूं तो मेरे पास 2 जो लेटर्स है वो और आ जाएंगे, ठीक है। और जब इनको क्रॉस कराया जाता है तो जो F2 पीढ़ी आती है उसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, इस चीज़ को समझ लीजिए। मान लीजिए जो पहले वाला पार्ट है इससे कैपिटल आर आया, अगर इससे कैपिटल आर आया तो दूसरे वाले से क्या कैपिटल वाई ही आएगा? ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये नियम यही कहता है अगर पहले वाले से कैपिटल आर आ गया तो दूसरे वाले से कैपिटल वाई आए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। निर्भर ही नहीं करता एक दूसरे पर। यहाँ से बड़ा आर आया तो वहाँ बड़ा वाई भी आ सकता है और छोटा वाई भी आ सकता है। इसी तरह से अगर यहाँ से छोटा आर आया तो वाई वाले गुण से बड़ा वाई भी आ सकता है और छोटा वाई भी आ सकता है। ये आपस में निर्भर नहीं करते, मतलब ये जो आर और आर है ये गुण अलग है, और ये जो वाई वाई है ये गुण अलग है, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। इसलिए इस गुण का नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इसके अंदर देखिए संभावना जो हम कह रहे थे, अगर पहले वाले से बड़ा आर आया तो दूसरे वाले से छोटा वाई आ सकता है या फिर बड़ा वाई आ सकता है। वहीं अगर पहले वाले से छोटा आर आता है तो दूसरे वाले गुण से छोटा वाई भी आ सकता है और बड़ा वाई भी आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टोटल संभावना ये बनती है कि ये सारे गुण जो हैं वो आ सकते हैं। बड़ा आर बड़ा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, बड़ा वाई छोटा बड़ा आर छोटा वाई और छोटा आर बड़ा वाई, कुछ भी हो सकता है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। दो गुणों की स्टडी करेंगे तो दोनों गुण एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। इसी नियम को कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब ये जो पहले दो नियम है इनको हमने देखा केवल ये एकल संकरण में होते हैं, मतलब जब एक गुण की स्टडी करते हैं जब देखने को मिलते हैं। वहीं जो तीसरे वाला गुण है ये द्विसंकरण का गुण है। इसके बाद एकल संकरण में पेपर में कई बार आता है कि एकल संकरण के जो पौधे होते हैं, मटर के पौधे, उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप बताइए। तो देखो आपके सामने है एकल संकरण का जो F2 पीढ़ी है उसके पौधे दिखाए हुए हैं। इसमें 3 पौधे लंबे हैं और एक पौधा बोना है। इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि इसके फिनोटाइप का अनुपात बताइए तो लंबे पौधे हुए 3 और छोटा पौधा या फिर बोना पौधा हुआ 1, तो फिनोटाइप का अनुपात आ जाएगा 3:1। और जो जीनोटाइप है वो क्या क्या है देखिए, बड़ा टी, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा और दोनों छोटे। इसका मतलब ये हुआ कि दो तो ऐसे हैं, एक बड़ा एक छोटा, एक अकेला है जिसमें दोनों बड़े हैं, एक अकेला है जिसमें दोनों छोटे हैं। तो जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा इसका हम जीनोटाइप रेशियो लिख सकते हैं बड़ा टी ये वाला 1:1, और फिनोटाइपिक रेशियो मैंने आपको बता दिया, लंबा पौधा बोना पौधा और अनुपात है 3:1। अब यहाँ पर अगर इसी में आपसे पूछ ले कि भाई ये अनुपात है फिनोटाइप का, आप बताओ कि प्रभावी लक्षण कौन सा है। जो लक्षण ज़्यादा पौधों में दिखता है उसको हम प्रभावी लक्षण कह सकते हैं। अब यहाँ पर 4 में से 3 पौधे जो हैं वो लंबे हैं और एक पौधा बोना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रभावी लक्षण है वो क्या है, लंबा, और जो अप्रभावी लक्षण है वो क्या है, बोना। ठीक है। द्विसंकरण के अंदर जो अनुपात होता है वो अनुपात कुछ इस तरह का होता है, देख लीजिए।
फिनोटाइप का जो अनुपात है वो इसमें पूछा जाता है, जीनोटाइप का नहीं पूछता है। उसका अनुपात होता है 9:3:3:1। मतलब गोल और पीले बीज 9 होते हैं, गोल और हरे बीज 3 होते हैं, झुर्रीदार पीले बीज 3 और झुर्रीदार हरे बीज 1 होते हैं। टोटल हो गए 16। आप सीधा याद कर सकते हैं फिनोटाइप अनुपात जो द्विसंकरण है, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसके अंदर 2 गुण एक साथ स्टडी करते हैं, उनका होता है 9:3:3:1। इसके बाद आता है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का ट्रांसफ़र होता है, वो ट्रांसफ़र कैसे होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है और किस तरह से वो ट्रांसफ़र होता है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, हमारे जो शरीर है वो कहीं ना कहीं सारा शरीर कोशिकाओं से बनता है। कोशिका के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के अंदर होते हैं गुणसूत्र, ये गुणसूत्र है। गुणसूत्र जो है वो डीएनए से बना होता है, ये डीएनए है। और डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है जीन, जिसको हम जीन कहते हैं। ठीक है, जीन जो है वो, ये जो आनुवंशिकता हम पढ़ते हैं उसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। मतलब हर तरह से जीन ही वो काम करता है। जीन काम करता है गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का। अब जीन के पास ऐसा क्या होता है? जीन के पास प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है, कोडिंग के रूप में। जैसे कंप्यूटर में कोडिंग होती है, उसी तरह से जीन के अंदर कोडिंग होती है और उस कोड के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है। मतलब कौन सा प्रोटीन बनाना है, इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। अब प्रोटीन से क्या फ़र्क पड़ता है वो समझते हैं। यह प्रोटीन हार्मोन पर नियंत्रण रखता है। हार्मोन किसी भी लक्षण के लिए जिम्मेवार होते हैं। हार्मोन जो होते हैं उन्हीं की वजह से हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे ग्रोथ होती है, और उस हार्मोन के ऊपर कंट्रोल करता है ये प्रोटीन। अब देखो, जैसे कि लंबाई का लक्षण है, अगर किसी बंदे की लंबाई ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि उसमें लंबाई वाला जो हार्मोन है वो खूब निकला है, पर्याप्त मात्रा में निकला है। अगर किसी में लंबाई वाला हार्मोन कम मात्रा में निकलेगा तो वो छोटा होगा। अब हार्मोन ज़्यादा और कम कब निकलेगा ये डिपेंड करता है इस प्रोटीन के ऊपर, और प्रोटीन किस के ऊपर डिपेंड करता है? जीन के ऊपर। हम ये कह सकते हैं कि ये जो गुण है वो डिपेंड करते हैं सारे के सारे जीन के ऊपर, और यहाँ से हम ये चीज़ जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं। अतः कोई भी लक्षण या गुण डीएनए या जीन में होने वाली प्रोटीन संश्लेषण की सूचना पर निर्भर करता है। मतलब जीन प्रोटीन बनवाएगा, प्रोटीन कंट्रोल करेगा हार्मोन को, और हार्मोन से कंट्रोल होता है हमारे शरीर के अंदर विभिन्न गुण या फिर जो ग्रोथ होती है वो। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में 100% पूछा जाएगा। वो होता है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण का अर्थ होता है कि जो संतान होती है या संतति होती है वो मेल होगी कि फीमेल होगी, नर होगी कि मादा होगी, इस चीज़ को बताना कहलाता है लिंग निर्धारण। और लिंग निर्धारण जो है वो सभी जीवों में वंशानुगत नहीं होता। वंशानुगत नहीं होने का मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते वक्त जो गुण जाते हैं उन पे निर्भर नहीं करता सभी में। सभी में नहीं करता, मतलब हर किसी में नहीं करता, कुछ में करता है। जैसे कि कुछ सरीसृप, सरीसृप मतलब रेंगने वाले जीव, इनमें जो लिंग है, मतलब जो बच्चा है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ये निर्भर करता है वो जो अंडे को सेते हैं उसके टेम्परेचर के ऊपर। उस टेम्परेचर को कहते हैं उष्मायन तापमान। उष्मायन तापमान, अगर एक फिक्स तापमान अगर होगा तो नर बच्चा पैदा होगा, अगर फिक्स तापमान नहीं होगा तो मादा बच्चा पैदा होगा। तो ये उस तापमान पर निर्भर करता है, ना कि उसके पेरेंट्स के ऊपर। अगर पेरेंट्स पे निर्भर करता तो वंशानुगत कहते हैं, अगर पेरेंट्स पे निर्भर नहीं करता तो उसको वंशानुगत नहीं कहते हैं। जैसे घोंगा है, घोंगा अपना लिंग परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। मतलब कुछ सिचुएशन बदलेगी तो वही घोंगा जो थोड़ी देर पहले आपको मेल घोंगा दिख रहा था वो फीमेल घोंगा बन जाएगा। मतलब वो अपना लिंग जो है वो चेंज कर सकता है। वहीं जो मनुष्य है उसके अंदर लिंग निर्धारण जो है वंशानुगत होता है। मतलब बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा ये निर्भर करता है पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स जो गुण ट्रांसफ़र करते हैं उन्हीं में से एक गुण जो है वो लिंग के लिए होता है। वो कौन सा गुण होता है वो समझ लेते हैं। देखिए, हमारी कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर टोटल 23 जोड़े या फिर मैं कहूँ 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब 46 गुणसूत्र के अंदर
जो शुरू के 44 गुणसूत्र हैं, मतलब ये वाले जो गुणसूत्र हैं, इन सबको कहा जाता है कायिक सूत्र, मतलब शरीर के गुणसूत्र। और जो लास्ट के 2 गुणसूत्र हैं उनको लिंग सूत्र कहा जाता है। मतलब लिंग निर्धारण में इन 44 का कोई काम नहीं है। जो लास्ट वाले 2 गुणसूत्र होते हैं इन पर निर्भर करता है कि जो आने वाली संतान है वो लड़का होगी कि लड़की होगी, इसलिए इसको लिंग सूत्र कहा जाता है। अभी जो लास्ट वाले लिंग सूत्र होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। एक पूरा बना हुआ है उसको कहते हैं एक्स, और एक आधा अधूरा सा है उसको कहते हैं वाई। अब जो मेल होते हैं, जैसे आप लोगों के जो पापा हैं उनके पास एक गुणसूत्र पूरा होगा और दूसरा गुणसूत्र आधा होगा, इसका मतलब उनके पास जो होता है वो एक एक्स होता है, एक वाई होता है। वहीं जो मादा जीव होते हैं उनके पास जो है वो 2 पूरे वाले गुणसूत्र होते हैं लिंग सूत्र के रूप में, मतलब दोनों एक्स उनके अंदर पाए जाते हैं। इस चीज़ को यहाँ पर देखिए बताया हुआ है। ये जो लास्ट वाले हैं इनको हम लिंग सूत्र कहते हैं। मादा जीव में लिंग सूत्र के रूप में 2 एक्स होते हैं, मैंने बता दिया दोनों पूरे होते हैं। वहीं जो नर जीव होता है उसमें एक एक्स होता है, एक वाई होता है। मतलब करंटली जो ये चित्र दिखाया है ये एक नर जीव का है, क्योंकि देखिए एक बड़ा है और एक छोटा है। बड़े वाले को एक्स कहते हैं और छोटे वाले को वाई कहते हैं। नर में ये कंडीशन रहती है, और जो मादा होती है उसके अंदर दोनों बड़े वाले गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो जनन कोशिकाएं या फिर जिसको हम कहें युग्मक कोशिकाएं, उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। मादा युग्मक जो है वो अंडाणु होता है और जो नर युग्मक है वो शुक्राणु होता है। मादा युग्मक जो है उसके अंदर हमेशा उसके केंद्रक के अंदर आपको एक एक्स सूत्र मिलेगा, मतलब जो बड़े वाला गुणसूत्र है वो उसके अंदर मिलेगा। वहीं जो शुक्राणु होता है उसके अंदर बड़े वाला एक एक्स भी हो सकता है या फिर एक छोटे वाला एक वाई भी हो सकता है। मतलब अंडाणु तो एक ही प्रकार का होता है जिसमें केवल और केवल एक्स ही पाया जाता है, और शुक्राणु जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कुछ में आपको एक्स देखने को मिलेगा, कुछ में आपको वाई देखने को मिलेगा। अब जब निषेचन प्रक्रिया होती है तब अगर एक्स वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो दोनों एक्स एक्स हो जाते हैं। अब एक्स और एक्स जब जोड़ा बनता है तो वहाँ पर लड़की पैदा होती है या फिर मादा जीव उत्पन्न होता है। वहीं अगर वाई वाला जो शुक्राणु है वो मिलता है तो एक्स वाई बन जाता है, तो वहाँ पर लड़का पैदा होता है। तो एक्स एक्स जो है उससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर लड़की पैदा होगी, और जो एक्स वाई है वहाँ से हमें पता चलता है कि वहाँ पर लड़का पैदा होगा मनुष्य के अंदर। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि लड़का और लड़की होने की संभावना जो है वो बराबर होती है, क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं उनमें आधे शुक्राणु एक्स वाले हैं, आधे शुक्राणु वाई वाले हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा शुक्राणु अंडाणु से जाके मिला है। और जो ये लिंग निर्धारण प्रक्रिया है इसके अंदर जो फीमेल जीव होता है, जो मादा जीव होता है, उसका कोई रोल नहीं होता, उस पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। यह केवल और केवल जो नर जीव है उसके शुक्राणु पर निर्भर करता है। तो ये है मानव में लिंग निर्धारण। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर इस वीडियो से थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है और आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो आपका थैंक यू, धन्यवाद।